नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 184वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 184। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत का निर्माण किस कल्प यानी कि काल में हुआ? अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? कैम्ब्रियन कल्प में, कार्बोनिफेरस कल्प में, प्री कैम्ब्रियन कल्प में या मायोसीन कल्प यानी कि युग में? तो भाई अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है यह बताना है। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, सी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। किस में मिलते हैं? तो अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सॉरी, बी नंबर सही हो जाएगा। और इन्हीं में से आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि जीवाश्म हैं ये, और इन्हीं से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर, हवाई द्वीप पर, या फिर रॉस द्वीप पर, या सिसिली द्वीप पर? माउंट एटना ज्वालामुखी ये सिसिली द्वीप पर मौजूद है, डी नंबर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, रूब अल खाली मरुस्थल इराक में, अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में? असत्य कथन का चयन करना है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया में है, बिल्कुल सही। और रूबी अल खाली मरुस्थल ये नहीं, अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में है, ये भी सही है। और दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में, दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में, अन नफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, जबकि रूब अल खाली मरुस्थल इराक में नहीं, ये गलत है, असत्य है। तो असत्य के हिसाब से बी नंबर सही हो जाएगा। देखना है रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। सऊदी अरब में है ये भी, रूब अल खाली मरुस्थल। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सतलज, यमुना, चिनाब या फिर ब्रह्मपुत्र? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? भाई क्रेटर झील का उदाहरण कौन सी, यानी कि जो वोल्केनिक प्रोसेस है, ज्वालामुखी प्रक्रिया है, वो सुप्तावस्था में जाने के बाद वो झील में निर्माण हो सकता है, उसका झील में परिवर्तित हो जाती है, तो फाल्स बनाएगा। झील की बात हो, कोलेरू झील, चोहल्लुम झील, गलत हो गया सॉरी, चोल्हाम झील या चिल्का झील या लोनार झील, ऐसी झील जो क्रेटर झील का उदाहरण है, लोनार की झील है, डी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से लवणीय या क्षारीय मृदा को कहा जाता है? लवणीय या क्षारीय मृदा को कहा जाता है रेह, कल्लर, ऊसर, उपयुक्त सभी। लवणीय या क्षारीय मृदा को कहा जाता है, ऊसर भी कहा जाता है, कल्लर भी कहा जाता है, रेह भी कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी हो गया, तो डी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षों वाले क्षेत्रों यानी कि वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यहाँ पर वर्षों की जगह सॉरी वर्षा लिखो, ठीक रहेगा।
तो इसमें 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन, मानसूनी वन, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन। 8वां प्रश्न है ये पाए जाएंगे मरुस्थलीय वन गिने जाएंगे। ए नंबर सही हो गया। निम्न में असुमेलित युग्म का चयन करना है। असुमेलित युग्म का चयन करना है। इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ राज्य है और एक तरफ कृषि है। स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है, ये बताना है, और असुमेलित कथन का चयन करना है। शिफ्टिंग कृषि की बात हो रही। झारखंड में कहा जा रहा है कि कुरवा कृषि होती है, मेघालय में कुमारी, मणिपुर में पामलू और आंध्र प्रदेश में पोडू। झारखंड में कुरुवा पाया जाता है, बिल्कुल है। मेघालय में कुमारी, ये गलत है। मणिपुर में पामलू, आंध्र प्रदेश में पोडू। देखिए, आंध्र प्रदेश में पोडू खेती की जाती है, मणिपुर में पामलू खेती की जाती है, झारखंड में कुरुवा खेती की जाती है, जबकि मेघालय में कौन सी खेती की जाती है बताना। ये असत्य है, कुमारी नहीं की जाती। कहाँ की जाती है कमेंट करके बताइए। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात में अवस्थित नहीं है? इनमें से गुजरात में कौन सा खनिज तेल अवस्थित नहीं है? तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, अलिया बेट, सुरमा घाटी, कोसाबा। अंकलेश्वर भी गुजरात में है, अलिया बेट भी है गुजरात में, सुरमा नहीं है। और कोसाबा 10वां प्रश्न, कोसाबा भी गुजरात में है। ये सभी कहाँ? गुजरात। अंकलेश्वर गुजरात में, अलिया बेट गुजरात में, कोसाबा गुजरात में, और सुरमा घाटी यह गुजरात का नहीं है। आंसर सही हो जाएगा सी। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर छत्तीसगढ़। 11वां प्रश्न है ये। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र, मणिकर्ण तो भाई हिमाचल प्रदेश में, वहीं चले जाइए। बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, सही कूट का मिलान करना है। एक तरफ सोलर पार्क और स्थान है, सही कूट का चयन इनमें से करना है। भाड़ला सोलर पार्क गुजरात लिखा है सामने, पावागढ़ सोलर पार्क आंध्र प्रदेश लिखा है, धोलेरा सोलर पार्क कर्नाटका लिखा है, और कुडप्पा सोलर पार्क राजस्थान लिखा है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये बताना है आपको। 12वां प्रश्न है ये। तो 12वें का कौन सा सही होना चाहिए? यहाँ पर कूट दे रखे हैं, तो कूट में सही से मिलान करना है। इसको मिलान करते हैं, ये देखते हैं कौन सही हो जाना चाहिए। भड़ला सोलर पार्क ये राजस्थान में मौजूद है, 4 हो गया। और पावागढ़ सोलर पार्क है कर्नाटक में, 3 हो गया। और धोलेरा सोलर पार्क केंद्र स्थित है गुजरात में, 1 है। और कुडप्पा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में, बी। 4 3 1 2 है कहीं? 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। सी नंबर सही हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, तो कृषि और उद्योग और
सर्विस सेक्टर सब मिला करके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है यह बताना है आपको। जॉन मेनार्ड केन्स, एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है एडम स्मिथ ने, बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, हेड काउंट रेशियो का संबंध है। हेड काउंट रेशियो का संबंध किससे है? लॉरेंज वक्र से, सापेक्ष गरीबी से, निरपेक्ष गरीबी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। निरपेक्ष गरीबी से है, किससे है बताना है। तो ये तो थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो गया। किससे होगा? इस प्रश्न को हम अलग से बताएंगे, लिखने का तरीका अलग है इसका। 16वें प्रश्न पर आएंगे। सी रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? सी रंगराजन जो कमेटी थी उन्होंने एक सुझाव दिया था, तो उसके अनुसार प्रतिदिन कितने रुपए खर्च करने वाला, उपभोग करने वाला, खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब की श्रेणी में नहीं आता। 27 रुपये, 33 रुपये, 47 रुपये, 32 रुपये। 16वां प्रश्न है भाई, 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करे तो गरीब नहीं माना जाएगा। पहले की बात है, आजकल तो ऐसा नहीं है। डी नंबर सही है। वित्त आयोग और अध्यक्ष ये लिखा है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन बताया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी बताया गया इसमें। 15वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह। इनमें से कूट का मिलान करना है। 17वां प्रश्न है ये, तो भाई कूट का मिलान कर लीजिए, इसमें से कौन सही होना चाहिए। मिलान करेंगे कौन सही होगा, आते हैं। प्रथम वित्त आयोग की अगर बात करेंगे, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे? के.सी. नियोगी। 2 हो गया, 1 का 2। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सी रंगराजन तो नहीं, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह रहे। ये हो गया। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन थे। तो हिसाब से सही हो गया, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है, NSE का पूर्ण नाम क्या है? काफी लोग जानते होंगे। नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ज़्यादा ना बढ़े, यही NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बी नंबर सही हो जाएगा। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस एक्ट के तहत किया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, कौन सा किया गया? या फिर 1813 के चार्टर एक्ट? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की जो बात कही गई 1813 के चार्टर एक्ट में, ये रहा। डी नंबर सही हो जाएगा। 20वां, निम्न में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? निम्न में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1835 का भारत शासन अधिनियम,
1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। 20वां प्रश्न है 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रस्तावना का भाव था। 20वें का ए नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 का एक है, राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह बताना है। मूल वंश, भाषा, धर्म, जन्म स्थान, इससे तो नहीं, ये नहीं, जबकि ये है। बी नंबर सही हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है संविधान की रक्षा की, लोगों के कल्याण की, ए और बी दोनों। 22वां प्रश्न है संविधान की रक्षा की भी की जाएगी, लोगों के कल्याण की भी की जाएगी, इस हिसाब से ए और बी दोनों हो जाएंगे। सी नंबर सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है किसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया गया? भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया गया किसके नेतृत्व में? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मनमोहन सिंह या अन्ना हजारे? 23वां प्रश्न है तो अन्ना हजारे उस वक्त थे, लेकिन अब तो गायब हो गए, कुछ बोलते नहीं। अन्ना हजारे जी भारत के विरुद्ध भ्रष्टाचार आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन चलाया था। अन्ना हजारे ने चलाया था, फिर उसके बाद में तो गायब हो गए। मोनालिसा तथा द लास्ट सफर नामक विश्व प्रसिद्ध चित्रों के चित्रकार का क्या नाम है? मोनालिसा, द लास्ट सफर नामक विश्व प्रसिद्ध चित्रों के चित्रकार का नाम क्या है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंची, जियाटो राफेल। 24वां प्रश्न है ये, राफेल है। डी नंबर सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है ये, महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। 16 महाजनपद हैं जो एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। अश्मक, पांचाल, अवंती या कंबोज? अश्मक, ए नंबर सही हो जाएगा। सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? भाब्रू अभिलेख, नेक्टर अभिलेख, उदयगोलम अभिलेख, मास्की अभिलेख? सम्राट अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। 26वां प्रश्न है मास्की अभिलेख में ऐसा कहा बताया गया है। डी नंबर सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख कहा जाता है? अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख बताया गया है? रुक्मिणीदेवी स्तंभलेख, कौशाम्बी स्तंभलेख, निगाली सागर स्तंभलेख और यही रहे कौशाम्बी स्तंभलेख को बताया गया। बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर युग्म असुमेलित है, इनमें से कौन सा? इमारत और इधर ये 28वां प्रश्न है। दीन पनाह पुस्तकालय हुमायूं ने तैयार करवाया। अकबर का मकबरा अकबर ने। ताजमहल शाहजहां ने, बिल्कुल। और काबुली बाग
मस्जिद का निर्माण कराया बाबर ने। दीन पनाह पुस्तकालय हुमायूं ने। अकबर का मकबरा अकबर ने नहीं बनाया, ये गलत है। बी नंबर सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए अकबर का मकबरा किसने बनाया। फिर से मिलान कर लीजिए। दीन पनाह पुस्तकालय हुमायूं ने तैयार करवाया। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां ने। काबुली बाग स्थित मस्जिद का निर्माण करवाया बाबर ने। अकबर का मकबरा तो नहीं। अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर द्वारा 1605 में शुरू किया गया था और जहांगीर द्वारा पूर्ण किया गया, इसलिए जहांगीर वहां पर नाम रखा जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। यांत्रिक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदलेगा सितार, माइक्रोफोन, डायनेमो या फिर विद्युत बल्ब। सितार यांत्रिक ऊर्जा है, उसमें धन ऊर्जा में चेंज कर दिया जाएगा सितार द्वारा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्न तरंगों में से कौन सी एक उपयोग करते हैं। कुछ तरंगे दी हैं और चमगादड़ों द्वारा वो पहचान करते हैं कि हाँ, उनके जो उड़ान कर रहे हैं उनके मार्ग में कोई समस्या है क्या, अवरोधक क्या है, वो कुछ तरंगे का उपयोग कर लेते हैं, उससे पहचान जाते हैं। अवश्रव्य तरंगे, रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। 30वां प्रश्न है ये, पराश्रव्य तरंगे। सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न था ये। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। पढ़ते जाइए।